हेलो। और इस लाइव ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस डे हम हिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो एंशंट इंडिया का बेस है। मेरे पास यहाँ टारगेट विद एग्जाम का वो डिटेल्ड पीडीएफ स्लाइड डेक है और आज मेरे साथ हैं प्रोफेसर विनीत। तो विनीत सर, मेरा आपसे सबसे पहला और सीधा सवाल यही है कि ये जो आज का टॉपिक है वैदिक काल, ये गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आखिर कितना इम्पोर्टेंट है? अंजन, ये टॉपिक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी और रेलवे जैसे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। मतलब आप एंशिएंट हिस्ट्री का कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए, यहाँ से डायरेक्ट या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते ही हैं। सच में ये इतना हाई यील्डिंग एरिया है। तो आज हम इसको किस अप्रोच से पढ़ने वाले हैं? आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल जीरो से समझेंगे, सिर्फ याद करने के लिए नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने के लिए। क्योंकि आप सुन रहे हैं टारगेट विद एग्जाम, जहां हम कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के साथ एग्जाम रेडी बनाते हैं। बिल्कुल सर, मैं एक सीरियस स्टूडेंट की तरह आज अपने सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। हाँ, और इस लाइव ऑनलाइन सेशन के बाद तुम्हें और जो भी इसको ध्यान से सुन रहा है, इस टॉपिक में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल कमांड मिल जाएगी। ये मेरा प्रॉमिस है। तो क्या हम शुरू करें? हाँ बिल्कुल सर। तो पीडीएफ की पहली और दूसरी स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और टाइम डिवीजन दिया गया है, मतलब 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, और इसमें एक हेक्सागोन डायग्राम भी है। सर, इस स्लाइड का मेन आइडिया क्या है और इन दोनों कालों के बीच का मेन बेस क्या है? वैदिक हिस्ट्री को डिकोड करने की पहली चाबी है। 1500 से 1000 बीसी तक का जो टाइम है उसे हम प्रारंभिक वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल कहते हैं, और फिर 1000 से 600 बीसी का टाइम उत्तर वैदिक काल कहलाता है। तो ये 1000 बीसी वाली जो लाइन है, ये कोई रैंडम साल नहीं है ना? यहाँ कुछ बड़ा बदलाव हुआ था। बिल्कुल सही सोचा तुमने। ये जो 1000 बीसी की लाइन है, ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी का टाइम है, और वो खोज थी लोहे की, जिसे उस टाइम के लिटरेचर में कृष्ण अयस या श्याम अयस कहा गया। अच्छा, मतलब आयरन की डिस्कवरी। तो क्या सिर्फ एक मेटल से पूरी सोसाइटी बदल गई? हाँ, लोहे ने सिर्फ टूल्स नहीं बदले, लोगों का जीने का तरीका बदल दिया। लोहे से पहले का जो प्रारंभिक समाज था वो कबीला ही था, मतलब वो लोग घुमंतू थे और उनका मेन काम पशुपालन या पैस्टोरल लाइफ था। उनका एरिया सिर्फ सप्त सैंधव तक लिमिटेड था और उनकी लाइफ सिर्फ ऋग्वेदा पर बेस्ड थी। समझ रही हूँ। तो लोहे के आने के बाद उत्तर वैदिक काल में क्या चेंजेस आए? लोहे की कुल्हाड़ियों से उन्होंने घने जंगल साफ किए, लोहे के हल से डीप प्लाउइंग शुरू हुई। इसका असर ये हुआ कि वो लोग पशुपालक से बदलकर पूरी तरह एग्रेरियन यानी कृषि आधारित सोसाइटी बन गए। वो एक जगह टिककर रहने लगे और यहीं से रीजनल स्टेट्स का जन्म हुआ। बाकी 3 वेद, ब्राह्मण और उपनिषद इस नए समाज का बेस बने। कितना लॉजिकल है ये। तो सर, स्लाइड 3 में आर्यन लोगों का ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन दिखाया गया है। इसमें मैप पर फ्लो एरोज बने हैं। इन तीरों का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? ये एरोज दिखाते हैं कि आर्यंस कैसे ईस्ट की तरफ बढ़े। वो सप्त सैंधव, जो आज का अफगानिस्तान और पंजाब है, वहां से शुरू हुए, फिर कुरु पांचाल होते हुए वो आर्यावर्ता और विदेह यानी गंगा के मैदानों तक फैले। जैसा मैंने कहा, लोहे ने जंगल साफ करने में मदद की। और सर, रिवर्स के बारे में यहाँ कुछ फैक्ट्स हैं जो मुझे थोड़े सरप्राइजिंग लगे। हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिवर्स बहुत क्रूशल हैं। ध्यान से सुनो, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार जिस नदी का जिक्र है वो है सिंधु, लेकिन उनके लिए सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे उन्होंने नदीतमा कहा। लेकिन सर, गंगा और यमुना का क्या? आज तो ये सबसे मेन रिवर्स हैं, पर नोट्स में लिखा है गंगा का सिर्फ एक बार जिक्र है। यही वो ट्रैप है जो यूपीएससी और एसएससी में आता है। प्रारंभिक काल में उन्हें गंगा की डीप मैदानों का नॉलेज नहीं था, इसलिए गंगा का जिक्र सिर्फ एक बार और यमुना का 3 बार हुआ है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, उत्तर वैदिक काल के एंड तक भी उन्हें विंध्या पर्वत और नर्मदा नदी के साउथ के हिस्से का कोई ज्ञान नहीं था। अच्छा, मतलब उनका पूरा एक्सपेंशन नॉर्थ इंडिया तक ही लिमिटेड था। सर, अब स्लाइड 4 और 5 पर आते हैं, लिटरेरी सोर्सेज। चारों वेद और बाकी ग्रंथों का बेसिक फर्क क्या है, इनका मेन आइडिया क्या था, इसको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले है ऋग्वेद, जो सबसे पुराना है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। एग्जाम फैक्ट ये है कि इसके 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही चारों वर्णों का सबसे पहला जिक्र मिलता है। ओके, ऋग्वेद सबसे पुराना हो गया। फिर सामावेदा किसके लिए था? सामावेदा को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसमें मंत्रों को गाने का तरीका है।
उसके बाद आता है यजुर्वेदा, जिसमें यज्ञ के नियम हैं। ये अकेला वेद है जो गद्य और पद्य यानी प्रोज और पोएट्री दोनों में लिखा गया है। और अथर्ववेदा, मैंने पढ़ा है कि इसको थोड़ा अलग माना जाता था। हाँ, अथर्ववेदा जादू टोना, बीमारियों के इलाज और औषधियों से जुड़ा है। इसका टोन इतना अलग है कि कई स्कॉलर्स इसको नॉन आर्यन टेक्स्ट भी मानते हैं, जो बाद में शामिल हुआ। राइट, 4 वेद हो गए, पर उसके बाद फ्लो चार्ट में ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद भी हैं। ये क्या थे? और वेदों की भाषा बहुत कॉम्प्लेक्स थी, तो उन्हें सिंपल प्रोज में समझाने और यज्ञ के रिचुअल्स बताने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। पर जब लोग रिचुअल से बोर हुए तो आरण्यक आए, जो जंगलों में लिखे गए, और उनमें रहस्यवाद था। और उपनिषद सबसे लास्ट में आए। बिल्कुल, उपनिषद भारतीय दर्शन यानी फिलॉसफी का पीक है। उन्होंने इन रिचुअल्स की बहुत कड़ी आलोचना की और ज्ञान मार्ग पर फोकस किया। एग्जाम के हिसाब से 2 फैक्ट्स हमेशा याद रखना। सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद से लिया गया है और वसुधैव कुटुंबकम महा उपनिषद से। अब मुझे ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और इनका लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो गया विनीत सर। बहुत इंटरेस्टिंग फ्लो है। आगे चलते हैं स्लाइड 6 और 7 पर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। इसमें एक फ्लो चार्ट है। कुला, ग्राम, विश और जन। इनका क्या मतलब है? ये समाज की हायरार्की थी अंजन। ऋग्वेदिक काल में सबसे छोटी यूनिट थी कुला यानी परिवार, जिसका हेड कुलप होता था। कई कुला मिलकर एक ग्राम बनाते थे, कई ग्राम मिलकर विश बनाते थे, और सबसे बड़ी यूनिट थी जन, जिसका मुखिया राजन यानी राजा होता था। तो क्या ये राजा उतना ही पावरफुल था जैसे बाद के महाराजे होते थे? नहीं, ध्यान से देखो अंजन, यहाँ राजा कोई निरंकुश डिक्टेटर नहीं था। वो किसी जमीन का मालिक नहीं था। वो सिर्फ अपने कबीले का रक्षक था, जिसे जनस्या गोपा कहते थे। उसके पास कोई परमानेंट आर्मी नहीं थी और कोई रेगुलर टैक्स भी नहीं था। लोग अपनी मर्जी से जो गिफ्ट देते थे उसे बलि कहते थे। ये तो बिल्कुल अलग पिक्चर है। तो फिर उत्तर वैदिक काल में ये सिचुएशन अचानक से चेंज कैसे हो गई? राजा की पावर इतनी कैसे बढ़ गई? यहाँ वही एग्रीकल्चरल सरप्लस यानी कृषि अधिशेष का कॉन्सेप्ट काम आता है। लोहे की वजह से जब एक्सेस अनाज पैदा होने लगा तो लोग जमीन से जुड़ गए। जन अब जनपदा बन गए। जमीन और अनाज आने से राजा की पावर बढ़ी। उसने सम्राट की उपाधि ली। अच्छा, तो जब सरप्लस अनाज आया तो जो बलि पहले वॉलंटरी थी, क्या वो कंपलसरी हो गई? बिल्कुल सही पकड़ा। बलि अब एक कंपलसरी टैक्स बन गया। उसके साथ भाग और शुल्क जैसे नए टैक्स जुड़ गए। अब राजा के पास पैसा था तो उसने अपनी पावर को लेजिटिमाइज करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ शुरू कर दिए, जैसे राजसूया, अश्वमेधा और वाजपेया। समझ रही हूँ। सरप्लस इकोनॉमी ने पॉलिटिक्स को कंप्लीटली चेंज कर दिया। पर सर, पुराने टाइम में कुछ ट्राइबल असेंबलीज भी तो थीं जो राजा को कंट्रोल करती थीं। स्लाइड 8 में सभा, समिति और विदाथा का जिक्र है। इनमें क्या फर्क था? और इस पॉइंट को लाइटली मत लेना, यहां से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सभा एक छोटी बॉडी थी जिसमें उम्रदार और एलीट लोग होते थे, और ये मेन रूप से जुडिशियल काम करती थी। समिति आम जनता की सेंट्रल बॉडी थी जो राजा को चुनती थी, और विदाथा इन सब में सबसे प्राचीन संस्था थी। और इसमें महिलाओं का रोल कैसा था? मैंने सुना है कि शुरू में कंडीशन अच्छी थी। ये बहुत बड़ा एग्जाम एनालिटिक है। ऋग्वेदिक काल में महिलाओं को सभा और विदाथा में हिस्सा लेने का पूरा हक था, लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं, विदाथा को पूरी तरह खत्म कर दिया गया और महिलाओं का सभा में एंट्री बैन कर दिया गया। ये तो काफी बुरा डाउनफॉल था। सोसाइटी धीरे धीरे रिजिड हो रही थी। अगर इकोनॉमी की डिटेल में जाएं, जो स्लाइड 9 और 10 में है, तो पशुपालन से एग्रीकल्चर की तरफ जाने पर सोसाइटी में और क्या-क्या चेंजेस आए? ऋग्वेदिक इकोनॉमी का मेन बेस काऊ थी। गाय को अघन्या कहा जाता था, यानी जिसे मारा ना जा सके। उस टाइम जो भी युद्ध होते थे वो जमीन के लिए नहीं बल्कि गायों के लिए होते थे, इसलिए युद्ध को गविष्ठी कहा गया। मतलब जिसके पास ज्यादा गाय वो उतना रिच। और जब लोहा आया तो खेती आगे बढ़ गई। हाँ, उत्तर वैदिक काल में श्यामायास के आने से परमानेंट एग्रीकल्चर आई, क्योंकि मेन फसलें वृद्धि यानी धान और गोधुमा यानी गेहूं बन गई। ट्रेड में पहले सिर्फ बार्टर सिस्टम था, पर अब वैल्यू के लिए निष्का और कृष्णाला जैसे यूनिट्स यूज होने लगे। हालांकि ये एक्चुअल कॉइन्स नहीं थे। और इस इकोनॉमी का असर वर्णा सिस्टम पर भी पड़ा होगा ना? स्लाइड में लिखा है पहले सोसाइटी इगैलिटेरियन थी। बिल्कुल, ऋग्वैदिक सोसाइटी समानतामूलक थी। वर्णा सिस्टम कर्म पर आधारित था। अगर तुम पढ़ाते हो तो ब्राह्मण, लड़ते हो तो क्षत्रिय,
एक ही घर में अलग अलग वर्ण हो सकते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब जमीन पर फोकस बढ़ा तो सोसाइटी रिजिड हो गई। मतलब अब वर्णा जन से डिसाइड होने लगा। हाँ, वरना जन पर बेस्ड हो गया और सबसे बड़ा इकोनॉमिक चेंज ये आया कि सारा टैक्स देने का बोझ सिर्फ वैश्य वर्णा पर डाल दिया गया, बाकी कोई टैक्स नहीं देता था। और इसके साथ ही नए गोत्रा सिस्टम और 4 आश्रम की शुरुआत हुई, जिसका पहला मेंशन जबाला उपनिषद में मिलता है। सर, स्लाइड 11 और 12 में महिलाओं की स्थिति और मैरिजेस के बारे में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं। ये अनुलोमा और प्रतिलोमा विवाह क्या होते थे और विमेन की कंडीशन एग्जैक्टली कितनी खराब हुई? जैसा मैंने बताया, ऋग्वैदिक काल महिलाओं के लिए गोल्डन एज जैसा था। उनका उपनयन संस्कार होता था, उन्हें एजुकेशन मिलती थी, बाल विवाह या सती प्रथा बिल्कुल नहीं थी। पर उत्तर वैदिक काल में ये सब छिन गया। उपनयन बंद होने का मतलब तो डायरेक्ट उनकी एजुकेशन पर रोक लगाना हो गया। लोमा विवाह वो था जहां अपर वर्ण का पुरुष और लोअर वर्ण की स्त्री होती थी। इसको सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती थी। पर प्रतिलोमा विवाह, जिसमें अपर वर्ण की स्त्री और लोअर वर्ण का पुरुष हो, उसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। डबल स्टैंडर्ड्स साफ दिख रहे हैं। और सर, रिलीजन में क्या चेंजेस आए? यहाँ इंद्र और अग्नि से शिफ्टिंग हुई है ना? हाँ, ऋग्वेदिक लोग नेचर को पूजते थे। इंद्र सबसे प्रोमिनेंट थे, जिनके लिए 250 सूक्त हैं। अग्नि के लिए 200 सूक्त थे और वरुण भी थे। पर उत्तर वैदिक काल में जब लोगों का कंट्रोल नेचर पर थोड़ा बढ़ा खेती के जरिए, तो उन्होंने नए भगवान चुने। तो अब प्रोमिनेंट देवता कौन बन गए? अब प्रजापति यानी सृष्टि के रचयिता को सुप्रीम देवता मान लिया गया। विष्णु और रुद्र का इंपॉर्टेंस बढ़ गया और पूजा का तरीका, जो पहले सिंपल प्रार्थना था, वो बहुत कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स और बड़े यज्ञों में बदल गया। टॉपिक है। सर, ये 6 दर्शन क्या थे? अंजुन, ये भारतीय दर्शन का बेस है। तेजी से बताता हूँ, ध्यान देना। पहला है संख्या दर्शन, जो कपिल मुनि ने दिया। ये लॉजिक और प्रकृति पर बेस्ड है। दूसरा है योग दर्शन, पतंजलि का, जो फिजिकल और मेंटल डिसिप्लिन सिखाता है। तीसरा है न्याय दर्शन, गौतम मुनि का। ये प्योर लॉजिक और डिबेट पर आधारित है। ओके, संख्या, योग और न्याय। बाकी 3 कौन से हैं? चौथा है वैशेषिका दर्शन, कनाद मुनि का, जिसमें सबसे पहले एटोमिज्म यानी परमाणुवाद की बात की गई। पांचवा है पूर्व मीमांसा, जैमिनी का, जिसने वेदों के कर्मकांडों को जस्टिफाई किया। और आखिरी है उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांता कहते हैं। ये बद्रायणा का है, जो टोटली ज्ञान और आत्मा पर फोकस करता है। जहां बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ था, ये बैटल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? परुष्णी रिवर, जिसे आज हम रवि रिवर कहते हैं, उसके तट पर यह दशराग्य युद्ध हुआ था। इसमें भरत वंश के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक अलायंस को हरा दिया था। इस जीत से आर्यंस में भरत कबीले की सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश हो गई और इसी कबीले के नाम पर आगे चलकर इस देश का नाम भारत पड़ा। वाओ, ये तो हमारी हिस्ट्री का डायरेक्टली कनेक्शन है। अब सर, आते हैं स्लाइड 15 और 16 पर, जो इस पीडीएफ का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, स्टेटमेंट बेस्ड ट्रैप्स। सर, यूपीएससी और एसएससी एक्चुअली कहाँ फंसाते हैं स्टूडेंट्स को? देखो, 3 सबसे कॉमन ट्रैप्स हैं। पहला स्टेटमेंट वो देते हैं कि ऋग्वैदिक काल में राजा के पास एक परमानेंट आर्मी होती थी। हाँ, ये तो पढ़ने में बहुत ऑब्वियस लगता है कि राजा था तो आर्मी भी होगी, पर आपने बताया था कि ऐसा नहीं था। बिल्कुल, यहाँ तुम क्लियर हो। कोई टैक्स नहीं था तो सैलरी कहाँ से आती? सिर्फ कबीले की मिलिशिया थी, कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। इसलिए ये स्टेटमेंट हमेशा गलत होगा। दूसरा ट्रैप आता है कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का सभा और समिति में डोमिनेंस था। ये तो कम्प्लीटली ऑपोजिट है हिस्ट्री के, जबकि उन्हें तो वहाँ अलाउ ही नहीं किया जाता था इस टाइम में। हाँ, और तीसरा ट्रैप सबसे ट्रिकी है। स्टेटमेंट कहता है कि उपनिषदों ने यागों का सपोर्ट किया था। इस लॉजिक से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि उपनिषद तो रिचुअल्स के डायरेक्टली अगेंस्ट थे। उन्होंने तो इनकी आलोचना की थी। परफेक्ट। उन्होंने रिचुअल्स को टूटी हुई नाव बताया था। इन ट्रैप्स के अलावा कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स हैं जो कंफ्यूज करते हैं। जैसे उत्तर वैदिक काल के 2 ऑफिसर थे, भागदुगा और संग्रहित्री। इनमें डिफरेंस याद रखने का कोई ट्रिक है क्या? बहुत आसान है। भागदुग वो था जो भाग यानी टैक्स जमा करता था, तो वो टैक्स कलेक्टर हो गया। और संग्रहित्री का काम था जमा किए हुए टैक्स का संग्रह करना, मतलब वो ट्रेजरी ऑफिसर या कोषाध्यक्ष था। और सर, वो टाइम और डिस्टेंस वाले वर्ड्स जो काऊ से रिलेटेड थे? हाँ, गोधूली का मतलब था शाम का वक्त, जब गाय वापस आती हैं। और गावयुति, ये दूरी यानी डिस्टेंस नापने का पैमाना था। हर चीज गाय से कनेक्टेड थी। अब मुझे ये एकदम क्लियर हो गया है। सारे ट्रैप्स और कॉन्सेप्ट्स परफेक्टली अलाइन हो गए। पर सर, लास्ट में मेरा एक स्टूडेंट वाला डाउट है। एग्जाम प्रेशर में इस पूरे वासे टॉपिक को रिवाइज कैसे करें? रिवीजन के लिए इस टॉपिक को आइसोलेटेड फैक्ट्स की तरह मत देखना।
एक शॉर्ट रिकैप देता हूं इस ट्रांजिशन का, इसे ध्यान में रखना। ये पूरी स्टोरी एक शिफ्ट की है, कैसे एक घुमंतु कबीला यानी जना एक टेरिटोरियल स्टेट यानी जनपदा में बदला। मतलब सबसे बड़ा फैक्टर आयरन था जिसने सोसाइटी को चेंज किया। बिल्कुल। लोहे की खोज ने पशुपालन को एग्रीकल्चरल सोसाइटी बना दिया। इस वजह से जो इकोनॉमी आई उसने सोसाइटी के फ्लेक्सिबल कर्मा बेस्ड वर्णा सिस्टम को एक बहुत रिजिड कास्ट सिस्टम में बदल दिया। और धार्मिक लेवल पर सिंपल नेचर वर्शिप से बढ़ते बढ़ते हम कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स पर आए और फिर उन्हीं रिचुअल्स को तोड़कर उपनिषदों के रहस्यवाद तक पहुंचे। तो इस हिस्ट्री को फैक्ट्स की जगह कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन की तरह पढ़ना चाहिए। यही मेरी रिवीजन एडवाइस है। हिस्ट्री को रटना नहीं, समझना है। कालखंडों के बीच के इस ट्रांजिशन को समझकर पढ़ना ही एग्जाम में एज देता है। और याद रखना, इंजन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ही सिलेक्शन का फाउंडेशन है। थैंक यू सो मच विनीत सर। आपके इस स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से अब इस टॉपिक का हर एक लॉजिक क्लियर हो चुका है। टारगेट वो एग्जाम के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पढ़ाते नहीं, सिलेक्शन के लिए तैयार करते हैं। पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।